Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या है वो डॉलर के मुकाबले में क्यों मुसलसल दबाव का शिकार है? क्या वजह है कि गुज़श्ता 10 रोज में रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में यकदम 164 से लुढ़क कर 168 के हेर फेर में आ गया है? इससे पहले इसी साल हम देखते हैं नाज़रीन के मार्च में रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में 154 की सतह से फिसल कर एक झटके में 170 पर जा पहुंचा था। अच्छा, मार्च में जो रुपये का तेजी से कमज़ोर होना है वो समझ में आता है, क्योंकि उस वक्त जो है आर्जी सरमायाकारों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो कलील मुद्दती पेपर्स हैं उसमें से अपना पैसा जो है वो एकदम निकाला था। चले, मार्च में जो हुआ सो हुआ, लेकिन जुलाई में ऐसा क्या हो गया कि रुपया जो है एक मरतबा फिर दबाव का शिकार है। फिलवक्त डॉलर की तलब जो है मार्केट में वैसी नहीं जैसी आम हालात में होती है। पाकिस्तानी दरामदाद में कमी हुई है, कोरोना वायरस की वजह से जो है माशी सरगर्मियाँ सुस्त हैं, बैरून मुल्क सफ़र कम हो रहा है और इस साल हज पर भी जो है पाकिस्तानी नहीं जा पा रहे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरून मुल्क से जो आने वाली तरसीलात है उसमें इजाफा हुआ है, यानी कि तलब कम है और रसद जो है डॉलर की ज़्यादा है। फिर क्या वजह है कि मकामी करेंसी की जो कश्ती है वो डामाडोल है? रुपए की कदर के हवाले से मुसलसल जो है गैर यकीनी सूरत हाल का मईशत पे क्या असरात होंगे? रुपए की कदर जो है कहीं मुस्तहकम होगी कि नहीं, या मुसलसल ये हमें धड़का लगा रहेगा कि ना जाने कल क्या हो जाए? इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है वो क्या तसल्ली बख्श है? क्या IMF की जो शराइत और तकाज़ों को पूरा करने के लिए जो हम IMF से उधार पर गवर्नर स्टेट बैंक लाए रजा बाकर साहब, वो पाकिस्तानी मफादात की निगरानी कर भी पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो पाकिस्तान से बाहर जो है अभी से अपनी अगली नौकरी के लिए राह जो है हमवार कर रहे हैं? आज के प्रोग्राम के एजेंडे पर सबसे पहले है पाकिस्तानी रुपया, कि जिसे इस वक्त जनूबी एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बना दिया गया है। चंद आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ जनाब, ताकि ये मालूम हो कि क्या होता रहा और क्या हो रहा है। आप जरा ये देख लें कि 2001 से 2005 तक अशफाक साहब भी हमारे साथ थे कि हमारे पास एक हफ्ते के रिजर्व नहीं थे। एक हफ्ते के बाद हमारे पास ऑयल पेमेंट नहीं थी। डॉक्टर इशरत साहब अभी गवाह मौजूद हैं यहाँ पे गवर्नमेंट में, उनके साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कैसे मैनेज किया, और जब ऑयल प्राइसेस थी $150 पर बैरल, अब तो ऑयल प्राइस भी कुछ नहीं है, 40-50 के रेंज में घूम रही है। तो जिस अंदाज से वो मैनेज किया गया वो था आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। आउट ऑफ बॉक्स का सोल्यूशन को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं तो हमको हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वो क्या है इस वक्त? इस वक्त रियल एक्सचेंज रेट आपका होना चाहिए 97-98। तो 90, यस एग्जैक्टली, ये मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। तमाम फंडामेंटल को आप शामिल कर लें तो आपका रील कहते हैं हम इसको, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो 97 से कम आप कह रहे हैं। चले, 97 भी नहीं, चले 2 भी कम कह लें आप। 97 इस वक्त आपका एक्सचेंज रेट। अब 97 के अगेंस्ट में 168 ट्रेड का आना, मैं कहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, एक बदतरीन जुल्म है इस कौम पर, इस मुल्क पर। ठीक है, अब आप दूसरी तरफ आप आ जाइए। आप बात करते हैं हॉट मनी। क्या है हॉट मनी? हॉट मनी को डिफरेंट कंट्रीज ने बैन लगा दिया कि ये हॉक्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने आते हैं। मलेशिया की मिसाल आपके सामने, जब उस पर अटैक हुआ थ्रू हॉट मनी तो उन्होंने एक्सचेंज रेट को ब्लॉक कर दिया, वो उस पर कैप लगा दिया। हम किसी काबिल ही नहीं है, आखिर कोई कहाँ जाके बात होगी? तो ये इतनी पॉजिटिव फिगर के बावजूद 168 प्लस में लेके जाना एक ज्यादती है। ये जो बात हो रही है ना कि जो हम सुनते हैं, पढ़ा है हमने रजा बाकर साहब के मुताल्लिक के, बड़ा कहते हैं बैरून मुल्क से टॉप यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा है, 18-20 बरस जो है IMF की खिदमत की है उन्होंने। फिर हम देखते हैं कि जी इनका जो पूरा जोर रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाई हों और उसके साथ साथ जो है आपकी जो करेंसी जो है वोलेटाइल, मतलब उसके अंदर अंडर प्रेशर रही है ना। साउथ एशिया की कमज़ोर तरीन करेंसी बन गई है पाकिस्तान की। तो क्या इसका, जिस तरह भी डॉक्टर साहब का एनालिसिस था, जफर शेख साहब का, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखें, बात यह है कि जहाँ तक गवर्नर का ताल्लुक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल पढ़ा होगा उन्होंने, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं। हमने भी उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, लेकिन हम शोबाज नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि वो बच्चे थे IMF में, ही वॉज ओनली अ डिवीजन चीफ। अगर मैं पाकिस्तान के ज़बान में समझाऊं तो ही वॉज अ डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रैंक के थे। ठीक है, उसको हमने ला के गवर्नर बना दिया सेंट्रल बैंक का। ठीक है ना, तो वो इमेच्योर भी है मेरे नजदीक। और वो जब IMF का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो पोस्ट ऑफिस होता है। तो इससे पहले भी जहां से आए थे इजिप्ट से, वहां भी पोस्ट ऑफिस वाली नौकरी कर रहे थे, और यहाँ लाके यहाँ पर हमने गवर्नर बना दिया उनको। पोस्ट ऑफिस की नौकरी से गवर्नर बन गए। तो जब वक्त से पहले किसी को
جب اتنے اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور دیوانگی میں اسی قسم کے حرکت ہوتے ہیں جو گورنر صاحب اس وقت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ کمرشل بینک کیوں بائے کر رہے ہیں، کمرشل بینک کو کہیں سے یہ سنگن مل چکا ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ 172-73 پہ پہنچے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ظفر شیخ صاحب بھی کسی کمرشل بینک کے ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آج وہ خرید کے بیٹھ جائیں گے کہ جی جب 172-73 ہوگا تو بیچیں گے اور اتنا پیسہ بن جائے گا اس میں. ہمارا جو ہے دنیا سے سول نرالا بالکل الٹے جا رہے ہیں. دنیا میں ڈالر جو ہے بقول ان کے کمزور ہو رہا ہے، ہمارے یہاں مضبوط ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کوئی اور جو خریدار نہیں ہے، بینکس خرید رہے ہیں. بینکس کیوں خرید رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ جو ہولڈنگ ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اگر بینک خرید رہی تو اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے، وہ بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ کیا ہولڈ کرنے کے لیے خرید رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت ڈیل کیا ہے 11 سال. یہ صرف بارگین ہوتا ہے کہ جی آپ ایکسچینج ریٹ کو یہاں لے کے جائیں، آپ پاس لے کے جائیں ورنہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اس طرح کے کہ اس وقت ہمارا 62 روپے تھا $1 ایکسچینج ریٹ کا. تو جب پروگرام کے لیے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کو 85 لے جائیں. اب ہم بارگین کر رہے ہیں اس سے کہ نہیں 66 ہو جائے گا، 67 ہوگا، نہیں آپ 80 پہ آ جائیں. اس قسم کی چیزیں. اسی طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کہ جی آپ 14% پہ لے جائیں. بھئی ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ پروگرام کی شرط ہے. تو اب اس قسم کی چیزیں وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی مضبوط ہے جو نیگوشیٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف سے، وہ پھر کہیں پر دوبارہ جا کے نوکری نہ کرنی ان میں سے کسی کو، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے پیچھے جی اس میں ٹیم مضبوط ہونی چاہیے، ٹیم میں حب الوطنی ہونی چاہیے، کمٹمنٹ ہونا چاہیے، تب وہ نیگوشیٹ کر سکیں گے. ڈاکٹر ظفر شیخ صاحب سوچ میں بڑا فرق آیا. اب جو آئی ایم ایف کا منترا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی آپ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ فورسز کو دے دیں اور وہ ڈٹرمن کریں گی تو آپ 80 پہ آ جائیں. اس قسم کی چیزیں. اسی طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کہ جی آپ 14% پہ لے جائیں. بھئی ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ پروگرام کی شرط ہے. تو اب اس قسم کی چیزیں وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی مضبوط ہے جو نیگوشیٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف سے، وہ پھر کہیں پر دوبارہ جا کے نوکری نہ کرنی ان میں سے کسی کو، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے پیچھے جی اس میں ٹیم مضبوط ہونی چاہیے، ٹیم میں حب الوطنی ہونی چاہیے، کمٹمنٹ ہونا چاہیے، تب وہ نیگوشیٹ کر سکیں گے. ڈاکٹر ظفر شیخ صاحب سوچ میں بڑا فرق آیا. اب جو آئی ایم ایف کا منترا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی آپ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ فورسز کو دے دیں اور وہ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.